Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. So in this video we will be learning about resting membrane potential और मैं आपको श्योर कर सकती हूँ कि इसके बाद आपको ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाले टॉपिक में कोई भी ऑलमोस्ट डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस पूरे के पूरे जो भी हमारा चैप्टर है या ये जो टॉपिक है इसमें जो हम देखने वाले हैं वो क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, डिफाइन क्या करते हैं, डिफाइन क्या होगा, फिर टाइप देखेंगे, फिर रोल्स ऑफ डिफरेंट आयन और फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे गोल्डमैन इक्वेशन है, गिब्स-टोनन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, इसका कलर बदल लेते हैं, ये बहुत ही अजीब सा कलर लग रहा था। ओके, इसका कौन सा कलर रखे, वाइट रख के देखिए। चलो सबसे पहले अगर हम देखिए आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आगे हम इसको आरएमपी में लिख रहे होंगे। ठीक है, आरएमपी, इसकी हम सबसे पहले क्या लिख रहे होंगे काजल दी, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे डेफिनेशन, क्योंकि हमारा पहला जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन। ठीक, अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि ये जो मेरा मेम्ब्रेन है ये रेस्ट पे है। मेम्ब्रेन रेस्ट पे का क्या मतलब है काजल दी, मतलब कोई स्टिमुलस नहीं आया, स्टिमुलस नहीं आएगा तो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। तो कोई भी बाहर का स्टिमुलस नहीं है, मेम्ब्रेन हमारा कैसा है, रेस्ट कर रहा है, सो रहा है मेम्ब्रेन। ठीक है, बिल्कुल डीप स्लीप में मेम्ब्रेन है। ओके, अब तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसका मतलब होता है रिलेटिवली, क्योंकि ये टर्म जो पूरा का पूरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन या एक्शन पोटेंशियल है, पोटेंशियल जितने भी है वो सारे क्या है, रिलेटिव है, राइट। तो रिलेटिवली स्टेबल मेम्ब्रेन पोटेंशियल inside cell membrane of a cell in a quiescent stage। क्वेश्चन स्टेज मतलब क्या होता है काजल दी, क्वेश्चन मतलब रेस्ट होता है, स्टेज। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन का मतलब भी लिख लो, दिक्कत ना हो, रेस्ट। ठीक, बढ़िया काजल दी। अब ये वेरी कर सकता है, वेरी कैसे कर सकता है। अब हमारा जो आरबीसी है उसमें जो आरएमपी है वो है -10 मिली वोल्ट, जो स्केलेटल मसल है उसमें हमारे पास आरएमपी -100 तक भी है। तो वेरिएबल है ना, अलग अलग मेम्ब्रेन जो है, हमारा आरबीसी का अलग मेम्ब्रेन है, स्केलेटल मसल का अलग मेम्ब्रेन है, कार्डियक मसल का अलग मेम्ब्रेन है। तो अलग अलग मेम्ब्रेन के लिए हमारे पास जो स्केलेटल मसल की वैल्यू है वो कैसी है, अलग अलग है। ठीक है, बढ़िया काजल दी। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट दूसरा टॉपिक क्या था, टाइप्स, राइट। तो दूसरा हमारा टॉपिक है टाइप्स। तो हमको ऐसे समझना, देखो इसका हम एक फ्लो चार्ट बना करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा मेम्ब्रेन के कितने पोटेंशियल होते हैं, जल्दी देखते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन में 2 पोटेंशियल होते हैं, एक तो आरएमपी रेस्ट में होगा, या तो क्या किस में होता है, एक्शन पोटेंशियल में। एक्शन पोटेंशियल से भी ज़्यादा, ठीक है, चलो एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम पोटेंशियल भी होता है। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में अगर पढ़े तो इसके भी फर्दर 2 टाइप्स है। कैसे, एक है स्टेबल टाइप और एक है अनस्टेबल, या इसको हम ऑसिलेटिंग बोलते हैं। ओके, अब हम समझते हैं स्टेबल के बारे में। तो स्टेबल मतलब एक फिक्स आरएमपी है, एक फिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास जो आरएमपी है वो फिक्स वैल्यू है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि न्यूरॉन कितना है काजल दी, -70 मिली वोल्ट है ना। स्केलेटल मसल -90 मिली वोल्ट। हार्ट में वेंट्रिकल्स, हार्ट के वेंट्रिकल में -90 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू स्टेबल की। अब अनस्टेबल का देखते हैं, जैसे कि हार्ट का ऐसे नोड, ठीक है, और जीआई ट्रैक में कजल सेल्स। अगर के लिख देते तो क्या चला जाता है इनका, इनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रेंज करती है -60 टू -40 मिली वोल्ट। तो देख रहे हो एक वेरिएशन है ना, इस वेरिएशन को हम ऑसिलेटिंग या अनस्टेबल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का टाइप है। बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ तक हम सेम उस पे है। अब आते हैं हमारे पास तीसरा,
तीसरा टॉपिक क्या था हमारे पास? तीसरा टॉपिक था हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट आयंस। यही था ना तीसरा टॉपिक। अब इसमें समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे जो पहले वाला मेरा कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे वो होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम आयन देखते हैं। अब इसको समझने के लिए हमको एक बात समझना है। सबसे पहले तो इसके कुछ पहले हम थ्योरी पॉइंट लिखते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। ठीक है, थ्योरी पॉइंट लिख लो ताकि हमको एग्जाम में तो थ्योरी लिख करके आना है ना। सबसे पहले पोटेशियम जो है उसका सेल के अंदर ज़्यादा रेशियो होता है, तो हाई रेट ऑफ पोटेशियम आयन, समझेंगे डोंट वरी, हाई रेट ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड टू आउटसाइड। अब ये इनसाइड टू आउटसाइड है कितना? तो इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड है मेरे पास 35, आउटसाइड है मेरे पास 1। बढ़िया। अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इसका नर्स्ट पोटेंशियल। नर्स्ट पोटेंशियल वैल्यू इसकी होती है -94 मिली वोल्ट, या हम इसको कंसिडर करते हैं -90 मिली वोल्ट। ठीक है, अब एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोटेशियम के लिए वो ये होता है कि मेम्ब्रेन जो होती है ना वो पोटेशियम के लिए हाईली परमिएबल होता है। मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन। ठीक है, ये हम समझेंगे कि क्यों हमने लिखा है कि हाईली परमिएबल है या थोड़ा कम परमिएबल है। ठीक है, अब इसको समझाते कैसे, क्या लिखा अभी तक हमने। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या है, यहाँ पे पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम। हमने देखा काजल दी कि इनसाइड इज टू आउटसाइड रेशियो कितना है, अंदर में है 35, बाहर में है 1। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? अगर हम कोई एनर्जी ना दे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए? इसको जाना चाहिए अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा है, तो एग्जैक्टली ये जाएगा अंदर से बाहर की तरफ। तो बाहर क्या जा रहा है? पॉजिटिव आयन। तो अंदर वो पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो इसका नर्स्ट पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में आता है, दैट इज -94 मिली वोल्ट। आया समझ में? बढ़िया, सेम पिच पे हम। ओके, अब आता है हमारे पास सेम ऐसे ही डुप्लीकेट जो है वो है दूसरे आयन का रोल, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम आयन। ठीक, अब इसका देखते हैं। सबसे पहले तो हमको थ्योरी पॉइंट्स लिखने हैं कि सोडियम की परमिएबिलिटी पोटेशियम के कंपैरेटिवली कम होती है मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, तो सोडियम इज स्लाइटली परमिएबल। पहला इंपॉर्टेंट चीज, इसका भी हमको क्या लिखना पड़ेगा? नर्स्ट पोटेंशियल, जो कि कितना होता है काजल दी? +61 मिली वोल्ट, या इसको आप लिख सकते हो +55 मिली वोल्ट। ओके, बढ़िया। ये नर्स्ट पोटेंशियल ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी वैल्यू रख दें, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है, तो हमको यही वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, अब इसका जो रेशियो हमने 3 चीज़ें ऊपर भी देखी थी ना, तो रेशियो क्या होता है इसका? इनसाइड इज टू आउटसाइड, इनसाइड इज टू आउटसाइड। अगर हम देखें तो आउटसाइड में इसका रेशियो रहता है 10 और इनसाइड में इसका रेशियो रहता है 1, तो 1:10 का रेशियो रहता है। अब हम समझते हैं एक चीज़। ठीक है, क्या हमेशा रेशियो में इनसाइड अपॉन आउटसाइड लिखना। अब हम इसका भी डायग्राम बनाएंगे क्योंकि हमें समझना है। ये मेरा मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे सोडियम का चैनल क्या है, इनसाइड में 1, आउटसाइड में 10। जाना कहाँ चाहिए आइडियली? आइडियली जाना कहाँ चाहिए? बाहर से अंदर, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, सोडियम आएगा बाहर से अंदर। अब अगर एक पॉजिटिव आयन अंदर आया तो अंदर का क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इसीलिए इसका नर्स्ट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +55 मिली वोल्ट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा है यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब आते हैं हमारे पास थर्ड आयन के कॉन्ट्रीब्यूशन पे, दैट इज, वो भी आयन नहीं है एक्चुअली, पूरा का पूरा पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो अभी तक हमने सोडियम का अलग से देख लिया, पोटेशियम का अलग से देख लिया। अब हम सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप का समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमको नर्स्ट पोटेंशियल देता है, ये देता है -4 मिली वोल्ट का।
अब रीज़न है, देखो जब हमने सोडियम का पढ़ा था तो पॉजिटिव पढ़ा था, हमने पोटेशियम का पढ़ा नेगेटिव पढ़ा, इसका हम फिर से नेगेटिव पढ़ रहे। क्यों? देखो सोडियम पोटेशियम पंप पे क्या होता है, 3 सोडियम जाता है बाहर, 2 पोटेशियम आता है अंदर, ठीक है। तो बाहर कितने जा रहे हैं, 3, अंदर कितना आ रहा है, 2। तो सीधी सी बात है ना कि एक जो नेगेटिव चार्ज है, एक जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर ज़्यादा जा रहा है, दैट विल कॉज वॉइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण नेगेटिविटी आ जाएगा। बढ़िया। अब हमको एक बात, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे, ठीक है। वो ये क्या है, डिफरेंस इन परमिएबिलिटी, और फिर इसको समझेंगे कि इतना भारी भरकम लिखा क्या हमने, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन is the key factor for RMP, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम RMP देख रहे हैं, जितनी वैल्यू हम पढ़ रहे हैं -70 -100, तो ये मेनली सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से नहीं आ रहा है, ये सोडियम के अलग कंट्रीब्यूशन से आ रहा है और पोटेशियम के अलग कंट्रीब्यूशन से आ रहा है, मतलब दे आर कंट्रीब्यूटिंग सेपरेटली, ये साथ में कंट्रीब्यूशन से एज अ सोडियम पोटेशियम पंप हमारे RMP में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमको यूजुअली पूछ लेते हैं, वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप मेजर रोल किसका है, सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर सोडियम पोटेशियम पंप। अल्टीमेटली सोडियम पोटेशियम पंप का ना के बराबर वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा हमने थ्योरी लिख लिया। तब अगर हम एक प्रॉपर डायग्राम बनाए जिसमें हम समझने की कोशिश करें, तो ये मेरा सेल है, बढ़िया, ठीक है, ये आउट हो जाएगा, ये इन हो जाएगा, ओके दी। अब यहाँ पे एक मेरा हमने देखा, ये है मेरा क्या है, ये सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब हम दूसरा बनाते हैं दूसरे कलर से ताकि हम कंफ्यूज ना हो। दूसरा हमने बनाया क्या, पोटेशियम, और तीसरा हम बनाते हैं तीसरे कलर से, क्या है ये, सोडियम, ठीक है। ये हमको एरो क्या दिखा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, और इन सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, ठीक है। अब हम इन सब के नर्स्ट पोटेंशियल लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका नर्स्ट पोटेंशियल लिखे -4 मिलीवोल्ट, पोटेशियम का नर्स्ट पोटेंशियल कितना है -90 मिलीवोल्ट, और सोडियम का नर्स्ट पोटेंशियल कितना है +55 मिलीवोल्ट, राइट। तो क्या काजल दी इतना सिंपल है? नहीं, ये तो हमने देखा कि इनके ये कंट्रीब्यूशन है। इसको समझाने के लिए, मतलब अब ऐसे तो हम जोड़ दे +90 -90 +55 -4, तो डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं आती, इनकी वैल्यू निकालने के भी अपने और भी फैक्टर्स है। ये तो मेरा कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा भी मेरे और फैक्टर्स है जिसके लिए इक्वेशंस दिए गए हैं। बट एक हम इससे पहले एक और आयन पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोल ऑफ या कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब ये समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लोराइड आयन का मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ होता है, यूजुअली इन स्केलेटल मसल, ठीक है। दूसरा जो क्लोराइड है वो पोटेशियम से 10 टाइम्स ज़्यादा परमिएबल है, सोडियम से 1000 टाइम्स ज़्यादा परमिएबल है। तो सबसे परमिएबल कौन हो गया, मतलब मेरे पास का जल्दी, सबसे परमिएबल क्लोराइड हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, परमिएबिलिटी वाइज देखे तो, है ना। इन तीनों आयन में कंपैरिजन करें तो ये है, ठीक है। अब ये नर्स्ट पोटेंशियल कितना देगा, ये नर्स्ट पोटेंशियल देता है -65 मिलीवोल्ट का। अब ये इसको हम अगर डायग्राम से समझे तो ये मेरा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेरा चैनल है क्लोराइड का, और क्लोराइड आता है अंदर। तो एंट्री ऑफ अ नेगेटिव आयन लीड्स टू इंक्रीज इन नेगेटिविटी, जिसके कारण जो मेरा नर्स्ट पोटेंशियल है वो -65 हो गया। बढ़िया, चलो अब आते हैं हमारे पास इक्वेशन पर। सबसे पहले अगर हम देखें वो है गोल्डमैन इक्वेशन, यस, गोल्डमैन्स इक्वेशन। क्या बोलता है ये इक्वेशन हमें, ये इक्वेशन हमें सिखाता है, सबसे पहले क्या सिखाएगा,
कि एमबीबीएस ज्वाइन क्यों किया। व्हेन मेम्ब्रेन इज परमिएबल, लिख लो फिर समझते हैं। व्हेन मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू several different ions, then the diffusion potential, ठीक है, डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या है काजल दी, ये दूसरा कहाँ से टर्म आ गया, मतलब आरएमपी है, ठीक है। डिफ्यूजन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन क्या क्या चीज़ें हैं। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ मेरा पेज भर गया, यस, ओके, चलो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ों पे डिफ्यूजन, डेवलपमेंट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन, डेवलपमेंट ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल डिपेंड ऑन, सबसे पहला फैक्टर क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको हम पी से नोट करते हैं, टू दी आयन। तभी हमने देखा था कि क्लोराइड सबसे ज़्यादा परमिएबल है, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। तो ये हमने देखा था कि अगर बहुत सारे आयन्स का कंट्रीब्यूशन है तो डिफ्यूजन पोटेंशियल का डेवलपमेंट एक किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि मेम्ब्रेन जो है उस आयन के लिए कितना परमिएबल है। दूसरा, पोलैरिटी ऑफ आयन की पोलैरिटी क्या है। और तीसरा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, ठीक है। अब इसको समझो, जब हमने पोटेशियम देखा था तो 35 और 1 देखा था, और जब हमने सोडियम देखा था तो 10 और 1 देखा था ना। अब इसमें ग्रेडियंट किस में ज़्यादा हुआ, डिफरेंस किस में ज़्यादा है, तो इसमें 34 का डिफरेंस है, इसमें 9 का डिफरेंस है। तो ये जो ग्रेडियंट का डिफरेंस है ये भी कहीं ना कहीं हमारे डिफ्यूजन पोटेंशियल के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये हमको गोल्डमैन अंकल ने 3 फैक्टर्स बता दिए थे कि मेम्ब्रेन आयन कितना परमिएबल है, चार्ज क्या है आयन का, पोलैरिटी मतलब चार्ज क्या है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है। बढ़िया, अब हम आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज गिब्स डोनन। फिर एक नए अंकल आए, गिब्स डोनन अंकल, देख रहे हो, गिब्स डोनन इफेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये गिब्स डोनन अंकल ना एक्चुअली ये सिखा रहे थे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, मतलब ये खुद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो इन्होंने टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर ही डिफाइन कर दिया। अब देखो इसको समझते हैं, ठीक है, इसके बाद आपको इस पे समझ कंफ्यूजन होगा। ये एक इंसान है और ये एक दूसरा इंसान है, ठीक है, छोटू बना देते, ठीक है। ये टॉक्सिक है, ये नॉन टॉक्सिक है। बढ़िया, अब समझो, ये जो टॉक्सिक इंसान है ना, ये वाला, ये डिसाइड करेगा, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि जो नॉन टॉक्सिक बंदा है, ठीक है, जो नॉन टॉक्सिक बंदा है वो कहाँ जाएगा, कितने देर तक फोन यूज करेगा, किससे बात करेगा, होता है ना। ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया, बहुत ही रिलेटेबल हो गया काजल दी, राइट। अब हमको यही चीज समझना है कि यहाँ पे अब इस केस में मेरा टॉक्सिक क्या है, इस केस में मेरे पास टॉक्सिक है एनायन, और इस केस में मेरा नॉन टॉक्सिक क्या है, कैटायन। बस इतना समझो, याद हो जाएगा। अब इसको लिखो, लिखते कैसे, मतलब लिखते हैं इसको थ्योरी के पॉइंट में, ठीक है। क्या बताता है ये अंकल हमको बताना चाह रहे हैं, नॉन डिफ्यूजिबल आयन, ठीक है, या चार्ज डिसाइड करेंगे कि डिफ्यूजिबल आयन कैसे डिफ्यूज होंगे। ओह सॉरी, यहाँ पे एनायन ही क्यों लिखा, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। जो यहाँ पे टॉक्सिक बंदा है वो है नॉन डिफ्यूजिबल आयन, और जो नॉन टॉक्सिक बंदा है वो है डिफ्यूजिबल आयन।
जिसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, वो है डिफ्यूजिबल आयन। और जो डिसाइड करेगा कि कितना घूमेगा वो है हमारे पास नॉन डिफ्यूजिबल आयन। अब इसको समझो, ये मेरे पास एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास नॉन डिफ्यूजिबल आयन है, ठीक है, और पोटेशियम इसके साथ में डिफ्यूजिबल है। तो अब डिफ्यूज जो हमारा पोटेशियम है, मतलब ये जो नॉन डिफ्यूजिबल आयन है, ये डिसाइड करेगा कि पोटेशियम कितना बाहर जाएगा। बढ़िया, मतलब इसकी खुद की ज़िंदगी बची नहीं है। तो ये हमको बताता है, इसको अगर अच्छे से थ्योरी वाली भाषा में लिखो, इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ diffusible ion across the cell membrane is because of presence of non-diffusible ion। non-diffusible ion सोच रहा है मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो सामने वाला बंदा कैसे जाएगा, बस यही चीज़ है, मैं नहीं जाऊंगा तो सामने वाला बंदा तो जाना ही नहीं चाहिए। अब एक नेक्स्ट टॉपिक बचता है हमारे पास छोटा सा, दैट इज नर्स्ड। हमने यहाँ पे शुरू से देखा काजल दी, इसका नर्स पोटेंशियल ये है, इसका नर्स पोटेंशियल ये है। तो नर्स पोटेंशियल क्या है? तो नर्स पोटेंशियल जो है हमारा, इसकी डेफिनेशन समझो। अब अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं पोटेशियम का नर्स पोटेंशियल हमने देखा कि कितना था, -55 था, -90 था, राइट। अब अगर मैं ये समझूँ कि काजल दी आपने कैसे लिख दिया -90 है, चलो प्रैक्टिकल करके भी बंदों ने कैसे लिखा कि -90 है, तो इसका मतलब ये था, नर्स पोटेंशियल का मतलब ये है कि मैं कितना पोटेंशियल लगाऊं, ठीक है, जिसके कारण ये जो मेरा पोटेशियम बाहर जा रहा था बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो रुक जाए, दैट्स इट। मतलब अगर मेरा पोटेशियम 35 से 1 की तरफ नेचुरली फ्लो हो रहा था, नेचुरली अट्रैक्ट हो रहा था, राइट, तो मैं यहाँ पे कितना पोटेंशियल लगाऊं कि ये यहाँ जाना बंद हो जाए, ये नर्स पोटेंशियल है। समझो, तो इसको डेफिनेशन में लिखो, डिफ्यूजन पोटेंशियल level across the membrane that exactly opposes the net diffusion of particular ion through मेम्ब्रेन। वाह वाह, समझ में आ गया। आप तो एक बार समझ जाओ, फिर डेफिनेशन अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिख सकते हो, राइट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा नर्स्ड इक्वेशन। अब हम देखो, हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए, इट्स टाइम कि हम देखें। चलो आज हम रेड से टिक करेंगे। डेफिनेशन हमने देख लिया, ठीक है, टाइप्स हमने देख लिया, रोल ऑफ डिफरेंट आयन्स देख लिए, गोल्डमैन्स देख लिया, गिब्स देख लिया, राइट। तो ये हमारे पास आरएमपी के लिए एक कुछ टॉपिक्स थे जिसको हमको कवर करना था। आरएमपी मेरे खुद के यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में एलएक्यू में आया था इन एमपीएमएसयू जबलपुर में, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में भी कभी एलएक्यू आता है तो आप ये पॉइंट्स लिखना, दैट्स इट। इसके बाद आपको आरएमपी में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। और आई होप अब आपको समझ में आ गया हो, कोई डाउट नहीं बचा हो। और अगर कोई डाउट बचता है, डू लेट मी नो। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।